हाँ जी, अभी हमने मोक्ष ने हमें बताया कि पूरी कहानी बिल्कुल शॉर्ट में मोक्ष ने बहुत सुंदर समझाई कि हमने अब तक क्या देखा कि जो हरिहर काका के साथ उनके जो महंत का व्यवहार अच्छा नहीं था। महंत ने उसको अगवा कर लिया और जब अगवा होने के बाद जब वो घर आए हरिहर काका तो उनके साथ घर में कैसा व्यवहार किया जाने लगा। जब वो घर आए तो घर आकर उनके नाते रिश्तेदार उनको समझाने लगे कि तुम विधिवत तरीके से जायदाद को अपने भतीजों के नाम लिख दें। लेकिन हरिहर काका ने ये नहीं कहा, ये बिल्कुल भी नहीं किया। उनको उन्होंने ये कहा कि जो ये उनके सिर पर तूफान है, ये जो खतरा मंडरा रहा है, इसके आगे हम ये कर सकते हैं कि हम महंत के विरुद्ध मुकदमा दायर कर देंगे कि उसने मेरे साथ बुरा व्यवहार किया। और उन्होंने मुकदमा दायर कर भी दिया। और जब भाई उनको बार बार यही बात समझाने लगे कि उनको उनकी जमीन भतीजों के नाम पे कर देनी चाहिए, और जब भाइयों ने बड़े प्यार से हरिहर काका को समझाया और धीरे धीरे जो उनका प्यार था वो डांटने में और दबाव देने में शुरू हो गया। मतलब कि पहले तो उन्होंने प्यार से समझाया हरिहर काका को कि वो अपनी जमीन भतीजों के नाम कर दें, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने डांटना शुरू कर दिया और दबाव देना शुरू कर दिया। और हरिहर काका तब भी तैयार नहीं हुए और उन्होंने ये कहा कि वो अपनी जमीन किसी के नाम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके मरने के बाद तो अपने आप ही उनकी जमीन उनके भतीजों के नाम, उनके भाइयों के नाम हो ही जाएगी। और वो अपनी जमीन नहीं करना चाहते थे किसी के भी नाम। और एक रात क्या होता है कि जिन अपने भाइयों को बहुत ही अच्छा समझते हैं, बहुत ही अभिन्न अंग समझते थे, हरिहर काका को लगता था कि अब मेरे भाई सुधर गए हैं, बहुत अच्छे हैं। लेकिन एक रात को हथियार लेकर उनके सामने उनके भाई उपस्थित हो जाते हैं, परिवार के सारे सदस्य। और उनको क्या कहते हैं, उनको कहते हैं कि तुम सीधे सीधे जहां जहां हम कह रहे हैं वहां वहां पर अंगूठे के निशान लगाना शुरू कर दो, नहीं तो तुम्हें मारकर घर के अंदर ही गाड़ दिया जाएगा। और यहाँ पर हरिहर काका की स्थिति भी बिल्कुल बहुत ही बुरी हो जाती है। उनके साथ वही व्यवहार किया जाता है जो व्यवहार महंत ने उनके साथ किया था। अगर पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अब पहले तो हरिहर काका को तो पहले ही महंत ने अगवा किया था, वो पहले ही इस परिस्थिति से गुजर चुके थे। लेकिन पहले वाली बात होती तो हरिहर काका डर जाते। अज्ञान की स्थिति में ही मनुष्य मृत्यु से डरते हैं। ज्ञान होने के बाद तो आदमी आवश्यकता पड़ने पर मृत्यु को वरण करने के लिए तैयार हो जाता है। जब तक किसी कठिनाई को, किसी मुसीबत को इंसान, उसके पास ये कोई भी तौर तरीका नहीं होता किसी स्थिति से, किसी मुसीबत से निकलने का। जब वो अज्ञानी होता है, उसको कुछ नहीं पता होता, तो वो डरता है हर चीज से। लेकिन जब मनुष्य को ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जब मनुष्य हर प्रकार की परिस्थिति से वाकिफ हो जाता है, उस समय वो किसी भी चीज से डरता नहीं है, वो मृत्यु से भी नहीं डरता है। और उस समय वो मृत्यु को भी हरण करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर हरिहर काका के बारे में ये बताया गया है कि अब हरिहर काका को दुनिया की समझ हो गई थी, अनुभवी हो गए थे, बहुत चालाक भी हो गए थे, और अब वो इस स्थिति से थोड़ा सा कम घबराए। हरिहर काका ने सोच लिया कि ये सब एक ही बार उन्हें मार दें, वह ठीक होगा। देखो, पहले महंत काका ने भी यही व्यवहार किया और उनके भाइयों ने भी वही वही व्यवहार किया। तो हरिहर काका को अब लगा कि अब ये मुझे मार भी दे तो कोई बात नहीं, मार देंगे ना मुझे, एक बार मार के तो मेरी जमीन इनको मिल जाएगी, लेकिन मैं अपनी जीते जी ये नहीं करना चाहता। और उस समय हरिहर काका ने ये सोच लिया था कि वो अगर उनको उनके भाई मार भी देंगे तो कोई बात नहीं, अब डरना नहीं है उन्होंने। और वो डरे नहीं, लेकिन अपनी जमीन लेकर रमेसर की विधवा की तरह शेष जिंदगी वे घुट घुट कर मरे, ये ठीक नहीं। अब वो उनको अपने गांव की एक विधवा रमेसर की याद आ जाती है कि रमेसर ने क्या किया। रमेसर की जो विधवा है, रमेसर एक आदमी था जिसकी डेथ हो जाती है, तो उसके बाद जो सारी जायदाद उसकी पत्नी को मिल गई, लेकिन उसकी पत्नी ने जीते जी अपने बच्चों के नाम वो जायदाद कर दी। और उसके बाद जो रमेसर की विधवा के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया गया, उसकी बाकी जो जिंदगी है वो घुट घुट कर वो जी। और ये बात याद करके हरिहर काका ने कहा कि नहीं, मैं ऐसा नहीं करूंगा, मैं रमेसर की विधवा की तरह नहीं जीना चाहता हूँ। रमेसर की विधवा को बहला फुसलाकर उसके हिस्से की जमीन रमेसर के भाइयों ने लिखवा ली थी। उनके जितनी भी रमेसर के भाई थे, उनकी जमीन
उनके भाइयों ने अपने नाम लिखवा ली थी। लेकिन बुढ़ापे और ये कहा गया कि शुरू आपको हम पूरी उम्र खाना देंगे, लेकिन शुरू-शुरू में तो उसके साथ खूब आदर-सम्मान किया गया उसका। लेकिन बुढ़ापे में उसे दोनों समय 2 जून का मतलब होता है कि दोनों समय खाना देना उन्हें अखरने लगा, बुरा लगने लगा। उनको खाना देना भारी पड़ी पड़ने पड़ने लगा। उन्होंने ज़मीन तो पहले ही लिखवा ली थी, लेकिन अब वो उनको खाना भी नहीं देते थे। अंत में तो उसकी वह दुर्गति हुई कि गांव के लोग देखकर सिहर जाना, डर जाना। हरिहर काका को लगता कि अगर परमेश्वर की विधवा ने अपनी जमीन नहीं लिखी होती तो अंत समय तक लोग उसके पांव पखारते। अगर वो जमीन नहीं लिखती तो उसके बच्चे, उसके भाई, जो भी उसके पति के भाई थे, वो उसके पांव पखारते, उसका बहुत आदर सम्मान करते। अब यहाँ पे हरिहर काका क्या कह रहे हैं, मैं अकेला हूँ, तुम सब इतने हो, ठीक है, मुझे मार दो, मैं मर जाऊंगा, लेकिन जीते जी एक धूर जमीन भी तुम्हें नहीं लिखूंगा, कि मैं छोटी सी भी, थोड़ी सी भी जमीन तुम्हारे नाम नहीं लिखूंगा। तुम सब ठाकुरबाड़ी के महंत पुजारी से तनिक भी कम नहीं। अब यहाँ पे हरिहर काका ने ये जवाब दिया, जब उनके भाइयों ने कहा कि तुम किस प्रकार से, ऐसा कैसे होगा कि तुम अपनी जमीन हमें नहीं, हमारे नाम नहीं करोगे, चाहे हंस के करो चाहे रो के करो। और उस समय पर जो हरिहर काका हैं, उनको रमेश्वर की विधवा की याद आ जाती है और वो कहते हैं कि अगर वो अपनी जमीन को नाम ना करते अपने बच्चों के या भाइयों के, तो उनकी अब बहुत ही अंतिम समय उनका इतना बुरा ना बीतता। हरिहर काका के साथ उनके भाइयों की हाथापाई शुरू हो गई। अब हाथापाई, मारपीट शुरू हो गई उनके साथ। हरिहर काका अब उस घर से निकलकर बाहर गांव में भाग जाना चाहते थे, लेकिन उनके भाइयों ने उन्हें मजबूती से पकड़ लिया था। प्रतिकार विरोध करना, बदला, प्रतिकार का मतलब होता है प्रतिकार करने पर अब वे प्रहार भी करने लगे। अब उन्होंने मारना भी शुरू कर दिया। जब हरिहर काका ने मना किया, अपने आप को बचाया और उसका विरोध किया, तो उनके भाइयों ने उनके हरिहर काका पर प्रहार करना, आक्रमण करना शुरू कर दिया। अकेले हरिहर काका कई लोगों से जूझ सकने में असमर्थ थे। फलस्वरूप उन्होंने अपनी रक्षा के लिए खूब जोर जोर से चिल्लाना शुरू कर दिया। अब भाइयों को चेत आया। अब भाइयों को लगा, अरे मुंह तो बंद किया नहीं हमने, ये तो मुंह से बहुत आवाज निकाल रहा है, सब लोगों को पता चल जाएगा। और अब भाइयों को चेत आया, होश आया कि मुंह तो उन्हें पहले ही बंद कर देना चाहिए था। उन्होंने तत्क्षण उसी क्षण उन्हें पटक उनके मुंह में कपड़ा ठूंस दिया, कपड़ा ठूंसना डाल दिया। लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई थी। टोला पड़ोस के लोग दालान में जुड़ने लगे थे। मतलब जिन लोगों ने उनकी आवाज सुनी, वो उनके घर में आना शुरू कर दिया उन्होंने। लेकिन ऐसा करने से पहले ही काका की आवाज गांव में पहुंच गई, जब कपड़ा ठूसने से पहले ही, और जो पड़ोस के लोग थे वो उनके घर में आने शुरू हो गए। ठाकुरबाड़ी के पक्ष घरों के माध्यम से तत्काल यह खबर महंत जी तक भी चली गई। लेकिन वहां उपस्थित हरिहर काका के परिवार और रिश्ते नाते के लोग गांव के लोगों को समझा देते कि ये उनके परिवार का निजी मामला है, निजी, प्राइवेट, जो उनका पर्सनल मैटर है, ये इसमें कभी दूसरे ना बोले, इससे दूसरों को क्या मतलब। लेकिन महंत जी ने वह तत्परता और फुर्ती दिखाई जो काका के भाइयों ने भी नहीं दिखाई थी। अब काका के भाई तो बाद में गए थे ना, जब उनका किडनैप हो गया था, लेकिन महंत ने, क्योंकि महंत तो पहले ही ये चाहता, उसी क्षण महंत ने एक बहुत ही तत्परता दिखाई और वो पुलिस की जीप के साथ आ धमके। और महंत ने क्या किया, पुलिस को लेकर वहां आ गए। बंधन मुक्त होने और पुलिस की सुरक्षा पाने के बाद उन्होंने बताया कि उनके भाइयों ने उनके साथ बहुत जुल्म अत्याचार किया है, कि जबरन उनके कागजों पर उनके अंगूठे के निशान लिए हैं, उन्हें खूब मारा पीटा है, उनकी कोई भी दुर्गति बाकी नहीं छोड़ी है, कि अगर और थोड़ी देर तक पुलिस नहीं आती तो वह उन्हें जान से मार देते। ये सब कुछ हरिहर काका ने बताया जब उनको वहां से छुड़ा लिया गया, कि अगर पुलिस ना आती या कोई वहां पे ना आता, वो लोग ना आते, तो आज तो उनको उनके भाई मार ही देते।
हरिहर काका के पीठ, माथे और पांव पर कई जगह जख्म के निशान उभर आए थे। वह बहुत घबराए हुए से लग रहे थे, कांप रहे थे। अचानक गिरकर बेहोश हो गए। मुंह पर पानी छींटकर उन्हें होश में लाया गया। भाई और भतीजे तो पुलिस आते ही चंपत हो गए। चंपत हो जाना, भाग जाना, ये भी एक मुहावरा है। पुलिस की पकड़ में रिश्ते के दो व्यक्ति आए। रिश्ते के शेष लोग भी फरार हो गए। अब हरिहर काका बेहोश हो गए घबराकर। जो भाई थे उनके, वो भी वहां से चंपत हो गए, भाग गए। हरिहर काका के साथ घटी घटनाओं में यह अब तक की सबसे अंतिम घटना है। अब जितनी भी घटनाएं घटी थी, ये उनमें से सबसे अंतिम घटना है। इस घटना के बाद काका अपने परिवार से एकदम अलग रहने लगे हैं। उनकी सुरक्षा के लिए राइफलधारी पुलिस के 4 जवान मिले हैं। उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस वहां पर तैनात है, जिनके हाथों में राइफल है। हालांकि इसके लिए उनके भाइयों और महंत की ओर से काफी प्रयास किए गए हैं। असल में भाइयों को चिंता थी कि हरिहर काका अकेले रहने लगेंगे, तब ठाकुरबाड़ी के महंत अपने लोगों के साथ आकर पुनः उन्हें ले भागेंगे। और यही चिंता महंत जी को भी थी कि हरिहर काका को अकेला और असुरक्षित पा उनके भाई पुनः उन्हें धर दबोचेंगे। अब दोनों ने अपनी अपने स्वार्थ के लिए पुलिस कर्मियों को वहां पे तैनात किया। भाइयों को लगा कि अगर हरिहर काका अलग रहेंगे तो हो सकता है कि महंत उसको फिर से उठा के ले जाए, और महंत ने भी पुलिस को वहां पे कर्मचारियों की नियुक्ति की। महंत को ये लगा कि भाई उनके साथ दोबारा से वही व्यवहार ना करें और वो असुरक्षित या अकेला हो जाए। अगर वो अकेले हो जाएंगे तो हो सकता है कि उनके भाइयों ने दोबारा पर दबोचेंगे, दोबारा उन पर आक्रमण कर देंगे। इसीलिए अब हरिहर काका जहाँ रह रहे थे, बिल्कुल अकेले रह रहे थे और पुलिस कर्मचारी घर के बाहर पहरा दे रहे थे। इसीलिए जब हरिहर काका ने अपनी सुरक्षा के लिए पुलिस की मांग की, तब नेपथ्य में रहकर ही उनके भाइयों और महंत जी ने पैरवी करी। नेपथ्य में रह के कि जब उन्होंने, हरिहर काका ने कहा कि मुझे पुलिस कर्मचारी चाहिए, तो आगे कोई भी नहीं आया, किसी ने हामी नहीं भरी, ना महंत ने ना उनके भाइयों ने। वो नेपथ्य में पीछे ही रहे, लेकिन फिर भी पुलिस की सपोर्ट में थे। उनको ये बिल्कुल ठीक लग रहा था कि यहाँ पर पुलिस तैनात हो जाए, और जो पैसे खर्च करके उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। दोनों ने, भाइयों ने भी पैसे खर्च करके पाई, क्योंकि अगर देखो पुलिस वहां पे तैनात करानी है तो वहां पे पैसे तो लगेंगे ही लगेंगे। तो भाइयों ने और महंत ने उसकी पैरवी की और पैसे खर्च करके उन्हें पूरी सहायता पहुंचाई। ये उनकी सहायता का ही परिणाम है कि एक व्यक्ति की सुरक्षा के लिए गांव में पुलिस के 4 जवान तैनात कर दिए गए हैं। अब ये उन दोनों ने ही पैसा खर्च किया। अब और इस प्रकार से जो हरिहर काका हैं, उनको पुलिस की निगरानी में वो रहने लगे। अब ये देखिए, हरिहर काका यहाँ रह रहे हैं और उनकी सुरक्षा के लिए पुलिस वहां पर तैनात है। जहां तक मैं समझता हूं, फिलहाल हरिहर काका पुलिस की सुरक्षा में जरूर रहे हैं, लेकिन वास्तविक सुरक्षा ठाकुरबाड़ी और उनके भाइयों की ओर से ही मिल रही है। बेशक वो पुलिस की सुरक्षा में है, लेकिन वास्तविक सुरक्षा तो उनको, उनके हरिहर काका को पुलिस में रहकर उनके भाइयों से मिल रही है और ठाकुरबाड़ी से, दोनों जगह से मिल रही है। क्यों? क्योंकि पुलिस को पैसा कौन दे रहा है? पुलिस वहां पे अगर तैनात है तो पुलिस को तो वहां तैनाती के लिए पैसे चाहिए ना, तो पुलिस को दोनों जगह से पैसे मिल रहे हैं। ठाकुरबाड़ी के साधु संत और काका के भाई इस बात के प्रति पूरी तरह सतर्क है, सावधान है, पूरी तरह से सावधान है कि उनमें से कोई या गांव का कोई अन्य हरिहर काका के साथ जोर जबरदस्ती ना करने पाए। साथ ही उनका सद्भाव और मधुर व्यवहार प्रकट कर पुनः उनका ध्यान अपनी ओर खींच लेने के लिए दोनों दल प्रयत्नशील हैं। दोनों जगह से ही हरिहर काका को किडनैप किया, दोनों ने ही उनको मारा, और अब उनकी स्थिति ऐसे हो गई है कि वो बच तो गए हैं दोनों से हरिहर काका, लेकिन फिर भी अभी भी उनके भाई ये चाहते हैं कि वो उनके साथ अच्छा व्यवहार दोबारा करें, ताकि वो उनकी जमीन भाइयों के नाम कर दे। और उधर जो महंत है वो ये चाहता है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करके अपनी ओर ध्यान खींचे उनका, और ताकि वो अपनी जो 15 बीघे जमीन है उनकी, वो ठाकुरबाड़ी के नाम कर दे। गांव में एक नेताजी हैं, वह ना तो कोई नौकरी करते हैं ना ही खेती,
ना ही खेती ना कोई गृहस्थी करते हैं, फिर भी 12 महीने मौज उड़ाते रहते हैं। राजनीति की जादुई छड़ी उनके पास है। अब वो नेताजी हैं तो कुछ करते नहीं हैं, लेकिन फिर भी उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है? राजनीति की। वो राजनीति करते हैं। उनका ध्यान हरिहर काका की ओर जाता है। वह तत्काल गांव के कुछ विशिष्ट विशिष्ट का मतलब कि जो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, चुने हुए चुनिंदा लोगों के साथ उनके पास पहुंचते हैं और ये प्रस्ताव रखते हैं कि उनकी जमीन में हरिहर उच्च विद्यालय नाम से एक हाई स्कूल खोला जाएगा। अब वो नेताजी अपना ही वहां पे अपना ही स्वार्थ देख रहे हैं। नेताजी को लगता है कि मैं इनकी जमीन पर एक स्कूल खोल दूंगा, मेरा नाम हो जाएगा, सभी कहेंगे देखो नेताजी ने स्कूल खोला है। वो हरिहर काका के पास जाकर उनको कहते हैं कि देखो एक हरिहर उच्च विद्यालय, एक स्कूल खोल दिया जाए आपकी जिस जमीन पर, उससे आपका नाम अमर हो जाएगा, उनकी जमीन का सही उपयोग होगा और गांव के विकास के लिए एक स्कूल मिल जाएगा। लेकिन हरिहर काका के ऊपर तो अब कोई भी दूसरा रंग चढ़ने वाला नहीं। अब वो हर किसी की भी बातों में नहीं आएंगे, क्योंकि अब उन्हें दुनिया की पूरी दुनिया के बारे में पूरा पता चल गया था, अनुभव हो गया था। नेताजी भी निराश होकर लौट आते हैं। अब जब गांव के नेताजी जाते हैं वहां पर हरिहर काका को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में लेकर आना चाहते हैं, तो हरिहर काका उनको भी मना कर देते हैं। इन दिनों गांव की चर्चाओं के केंद्र हैं हरिहर काका। अब हर गांव में जहां जाओ वहां ही, अगर किसी चौपाल पे बैठे हो जहां जो लेडीज अपनी बातें कर रही हैं, हर जगह पर उन बातों का मेन विषय क्या है? हरिहर काका। आंगन, खेत, खलिहान, अलाव, बगीचे, बरगद, हर जगह उनकी ही चर्चा, उनकी घटना की तरह विचारणीय और उनकी घटना की तरह विचारणीय और चर्चनीय कोई दूसरी घटना नहीं। बस ऐसा लगता है कि इस गांव में उनकी हरिहर काका की घटना ही विचार के योग्य है और चर्चा के योग्य है। इससे बड़ी कोई दूसरी बात उस गांव में नहीं है। गांव में आए दिन छोटी बड़ी घटनाएं घटती रहती हैं, लेकिन काका के प्रसंग के सामने उनका कोई अस्तित्व नहीं, क्योंकि अभी तक सबसे बड़ी घटना के रूप में हरिहर काका ही उस सबसे बड़ी घटना हरिहर काका से ही यही घटना है जो जुड़ी हुई है। गांव में जहां कहीं और जिन लोगों के बीच हरिहर काका की चर्चा छिड़ती है, तो फिर उसका कोई अंत नहीं। लोग तरह तरह की संभावनाएं व्यक्त करते हैं, राम जाने क्या होगा। दोनों ओर के लोगों ने अंगूठे के निशान ले लिए हैं, लेकिन हरिहर काका ने अपना बयान दर्ज कराया है कि वे दोनों लोगों में से किसी को अपनी जमीन का उत्तराधिकारी नहीं मानते हैं। दोनों ओर से लोगों ने जबरन उनके अंगूठे के निशान लिए हैं। इस स्थिति में उनके बाद उनकी जायदाद का हकदार कौन होगा? अब कौन होगा? दोनों ने अंगूठे के निशान ले लिए थे उनके ऊपर, तो लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं उनके बारे में। लोगों के बीच बहस छिड़ जाती है। उत्तराधिकारी के कानून पर जो जितना जानता है उससे 10 गुना अधिक उगल देता है। अब ये जो कानून के बारे में जिसको जितना पता है वो उससे ज्यादा बता देता है। नहीं, ऐसा हो सकता है, अब तो जमीन उनके नाम है, ये तो महंत को मिलेगी, नहीं महंत को नहीं मिलेगी, भाई को मिलेगी। तो इस तरह की चर्चाएं गांव में आए दिन होती रहती हैं। फिर भी कोई समाधान नहीं निकलता, रहस्य खत्म नहीं होता, आशंकाएं बनी ही रहती हैं। लेकिन लोग आशंकाओं को नजरअंदाज कर अपनी पक्ष धरता शुरू कर देते हैं कि उत्तराधिकारी ठाकुर बारी को मिलता तो ठीक रहता। दूसरी ओर के लोग कहते कि हरिहर काका के भाइयों को मिलता तो अच्छा रहता। तो पूरी गांव में एक ही चर्चा थी। कुछ लोग चाहते थे कि जो होना ये चाहिए कि जो जमीन है उनकी वो हरिहर काका के परिवार को मिलनी चाहिए, उनके भाइयों को मिलनी चाहिए। और कुछ लोग ये चाहते थे कि जो जमीन है वो ठाकुर बारी के नाम हो जानी चाहिए। ठाकुर बारी के साधु संत और काका के भाइयों ने कब क्या कहा, ये खबर बिजली की तरह एक ही बार समूचे गांव में फैल जाती है। अब ठाकुर बारी के साधु संत क्या कहते हैं, भाई क्या कहते हैं, वो अपने घरों में क्या बातें करते हैं, ये 1 मिनट में पूरे गांव में ये खबर फैल जाती है। खबर झूठी है कि सच्ची, इस पर कोई ध्यान नहीं देता। जिसे खबर हाथ लग जाती है वह नमक मिर्च लगाकर उसे चटका कर आगे बढ़ा देता है। एक खबर आती है कि महंत जी और हरिहर काका के भाई
इस बात के लिए अफ़सोस कर रहे हैं कि अंगूठे के निशान लेने के बाद उन्होंने हरिहर काका को खत्म क्यों नहीं कर दिया, बात आगे बढ़ती ही नहीं। और दूसरी तरफ क्या खबर आती है कि हरिहर काका मरेंगे तो उन्हें अग्नि प्रदान करने के लिए ठाकुरबाड़ी के साधु संतों और काका के भाइयों के बीच काफी लड़ाई होगी। अब जो घटना घटी नहीं है, लोग उसके बारे में भी एस्टिमेट लगा रहे हैं, अच्छा ऐसा होगा, ये होगा। तो इस तरह से लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। दोनों ओर से अग्नि प्रदान करने का निश्चय हो चुका है। इस संदर्भ में उनकी लाश जो है वो अपने पास करने के लिए हो सकता है कि दोनों के दोनों आपस में लड़ें। तो यहाँ तक ही आज हो पाएगा, इसके बाद हम कल स्टार्ट करेंगे।